भारत में चावल की नई किस्में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, ये बनी हैं जलवायु परिवर्तन के असर झेल जाने के लिए। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली फसलों पर भारत और दुनिया बरसों से बटी हुई है। हाल ऐसा है कि एक बार जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली फसलों के विवाद में भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन खुद फंस गए थे। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली फसलों के भारत में अप्रभावी रह जाने पर एक आर्टिकल लिखा और मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके आर्टिकल के आधार पर जीएम फसलों के समर्थक और विरोधी भिड़ गए। बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी कि वो लेख जीएम टेक्नोलॉजी के विरोध पर ना होकर इसे अपनाने में आने वाली समस्याओं पर था। बहरहाल भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और इसे अपने नागरिकों के लिए बहुत सारा अनाज चाहिए। ऐसे में कुछ तो करना होगा जिससे उपज बढ़े। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। देश हर साल 15 करोड़ टन चावल उगाता है और इसका बड़ा हिस्सा देश में ही खप जाता है। हालांकि चावल के साथ एक समस्या है। पानी से लबालब धान के खेत मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इन गैसों से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। चावल की भूमिका अहम है क्योंकि धान के खेतों से होने वाले मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन की भारत के कुल उत्सर्जन में अहम हिस्सेदारी होती है। भारत एक दुष्चक्र में है। ये लगातार ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा कर रहा है और इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी सबसे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इससे सूखा, आग, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं बढ़ी हैं। रिसर्चरों ने भारत में पिछले 30 सालों में 400 चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की हैं। I think broadly we are looking at about मुझे लगता है कि पिछले 30 वर्षों में ऐसी घटनाओं में 80,000 जानें गई हैं और संभवतः 300 से 400 अरब डॉलर के बराबर का नुकसान हुआ है। समझाने के लिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। So that's a huge amount to reckon with. ये जलवायु त्रासदी चावल के उत्पादन को कैसे प्रभावित करती है? भारत में हर हेक्टेयर में औसतन 4.4 टन चावल उत्पादन होता है। चीनी किसानों के मुकाबले ये बहुत कम है। उन्हें करीब 50% ज्यादा उपज मिलती है, यानी हर हेक्टेयर में 7 टन से भी ज्यादा। जलवायु त्रासदी स्थिति को और खराब कर सकती है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और मौसम को लेकर अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। I see a threat in some regions in India. मैं भारत के कुछ इलाकों को खतरे में देखता हूँ, जहाँ खासकर खेती बारिश पर आधारित है। इन इलाकों में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, हमें निश्चित तौर पर समस्याएं दिखेंगी। फसलों के उत्पादन पर गर्मी के असर के रूप में, खासकर परागण के समय और बार बार सूखा पड़ने के रूप में भी। यानी बहुत अहम है कि धान के पौधे ज्यादा गर्मी झेलने लायक बने और साथ ही कम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करें। लेकिन ये होगा कैसे? एक संभावित उपाय है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन एडिटेड फसलें जो कि सूखे के दौर में भी खराब ना हों, इन इलाकों के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाएंगी। फिर अगर ऐसी किस्में भी बन सकें जो कि कम उत्सर्जन करती हों, तब तो बात ही बन जाएगी। भारत अब दुनिया के उन शुरुआती देशों में शामिल है जो धान की जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्मों को अनुमति देते हैं। धान के जेनेटिक ढांचे में मशहूर क्रिस्पर टेक्निक का इस्तेमाल कर बदलाव किए गए हैं। इस टेक्नोलॉजी से डीएनए के कुछ हिस्सों को काट कर निकाला या बदला जा सकता है। इन किस्मों के विकास में खास डीएनए इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार प्राइवेट कंपनियां सरकारी प्रयासों से आगे निकल जाती हैं और ज़्यादा तेज़ी से और बड़ी मात्रा में अपने उत्पाद बाजार में ले आती हैं। फिर जब किसान उनके बीजों पर निर्भर हो जाते हैं, तब वो किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगती हैं। हालांकि धान की इस किस्म के मामले में स्थिति अलग है। धान की इन नई किस्मों को सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही विकसित किया गया है। भारत में जो किस्में जारी की गई हैं, उन्हें खासतौर पर किसी विदेशी जेनेटिक तत्व को बाहर रखने के लिए विकसित किया गया है। इसीलिए सरकारी संस्थाओं ने मूल रूप से भारतीय किस्मों की भारतीय तत्वों से ही एडिटिंग की है। अंतिम उत्पाद भी धान की अन्य किस्मों जैसा ही है। इस नई किस्म के कई फायदे होने का दावा किया गया है, जैसे 19% ज्यादा उपज,
20% कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और काफी कम पानी की खपत, यानी भारतीय खेती को तरक्की देने वाले कई फायदे। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की छवि बहुत खराब है। इस टेक्नोलॉजी की अगुआ कंपनी मोनसैंटो के खिलाफ वैश्विक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब ये जर्मनी के बायर ग्रुप की एक सब्सिडियरी है। मोनसैंटो न सिर्फ बीजों का उत्पादन करती है बल्कि कीटनाशक भी बनाती है और कीटनाशक की बिक्री बढ़ाने में जेनेटिक रिसर्च का इस्तेमाल कर चुकी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की खराब छवि का ज्यादातर दोष मोनसेंटो पर जाता है। उसने इसका इस्तेमाल पौधों को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए नहीं किया। इसे एक खास कीटनाशक ग्लाइफोसेट बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया। ग्लाइफोसेट से कैंसर होने की आशंका होती है और ये भारत में बिकता भी है। भारत में जीन एडिटेड कपास 20 साल से भी ज्यादा से उगाया जा रहा है। ये खतरनाक बॉलवॉर्म कीड़ों से अपनी बेहतर सुरक्षा कर सकता है, लेकिन इससे किसानों को हर साल नए बीज खरीदने होते हैं। कई किसान इससे आर्थिक दुश्चक्र में फंस जाते हैं और कुछ तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन धान के साथ परिस्थिति के अलग होने की उम्मीद है। मोनसैंटो जैसी प्राइवेट कंपनियां अभी नई किस्मों के साथ नहीं जुड़ी हैं। मुझे लगता है कि एक मौका है कि जीन एडिटेड धान की किस्में उस धारा का हिस्सा बन सकें जिससे आमतौर पर बीज किसानों तक पहुंचते हैं, जो कि है सरकारी प्रणाली। फिर मुझे नहीं लगता कि मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनियों की वैसी भूमिका रह जाएगी जैसी हमने बीटी कॉटन में देखी थी। बीज पहुंचने की ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी, इस पर चावल किसानों का भविष्य निर्भर होगा। हालांकि ग्राहकों की चिंता अब भी बनी हुई है। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली फसलें स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं? मैं जोर देकर कहूंगी कि किसी भी तरह के जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट से दुनिया में कहीं भी इंसानों के स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हर स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था, जिसमें नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज और यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी भी शामिल हैं, कह चुकी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक बस उतनी ही खतरनाक है जितनी संकरण की पारंपरिक तकनीक। दुनिया के कई हिस्सों में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें उगाई जा रही हैं और बहुत से लोग उन्हें खा रहे हैं। बहुत से हिस्सों में उनके असर को लेकर बहस भी हो रही है। कभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें भी कुछ खास ज्यादा उपज नहीं दे पाती, तो कभी जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के बाद भी उनमें जमकर कीटनाशक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऐसे में किसान और ग्राहक दोनों का ही भरोसा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से कम होता है। भारत में रेगुलेटरी प्रक्रिया भी इतनी लापरवाह है कि आम लोग और किसान पूरी तरह से उसके भरोसे नहीं रह पाते। हाल ही में मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। वजह थी इस कफ सिरप में एक इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल का होना। फिर भी ये सिरप बाजार में बिक रही थी। भारतीय रेगुलेटर इसे नहीं पकड़ सके थे। अन्य मामलों में भी ऐसी मानक आधारित गड़बड़ियां मौजूद हैं। अमेरिका में फूड रेगुलेटर FDA जैसा स्तर भारत की रेगुलेटरी संस्थाएं नहीं हासिल कर सकी हैं। ऐसे में भविष्य में अगर इन फसलों को लेकर कोई समस्या सामने आई तो उसे रोकने में देर हो सकती है। ये डर भी लोगों के मन में बना रहता है। ये वजह भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर भारतीयों का अविश्वास बढ़ाती है। आप क्या मानते हैं? क्या नई जेनेटिकली मॉडिफाइड धान की किस्मों को मान्यता देना सही कदम है? क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास से बेहतर उपज देंगे? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।